नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग प्रैक्टिशनर हैं, किसी के क्लिनिक है, किसी का हॉस्पिटल है या किसी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा आपको लगता है कि जो भी आपका सेटअप है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या कहीं ना कहीं आपको पेशेंट मिलने में समस्या आ रही है, या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट इस पे बहुत तेज़ी से ध्यान दे रही है और इसमें नए-नए काम रोज़ किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जैसे कि आयुर्वेद को कैसे बढ़ावा मिल सके, आपके हॉस्पिटल, आपके क्लिनिक या आपका वेलनेस सेंटर कैसे आगे बढ़ सके, इसको लेकर समय-समय पर बहुत से नोटिफ़िकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा भी जारी किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आयुष मंत्रालय है, वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और पहले जहाँ तक था कि आयुष बिल्कुल अलग सा पड़ा रहता था, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा कि आयुष की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सभी आम जनता के लिए भी बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा रही हैं। इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आयुष का, यानी कि आयुर्वेद का, यूनानी का, होम्योपैथी का, शोवा रिगपा का, सिद्धा का, योग का, इन सब का लाभ अधिक से अधिक आम जनता को मिल सके। तो इसी क्रम में एक नया नोटिफिकेशन आया है, जो इसी साल आया है, कुछ दिन पहले ही आया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। पहला तो यह है कि कैसे हम अपने देश में आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ा सकें, क्लिनिक्स की संख्या बढ़ा सकें। साथ में आपका हॉस्पिटल या क्लिनिक या जो भी हेल्थ फैसिलिटी है कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सके, कैसे लोगों की निगाहों में आ सके, कैसे आम जनता आपके हेल्थ फैसिलिटी के बारे में जान सके, इन सारी चीज़ों का एक-एक पॉइंट वाइज़ जो है पूरा डिटेल में इस नोटिफ़िकेशन में दिया गया है। ये नोटिफ़िकेशन एक बुकलेट के रूप में है, जो कि लगभग 100 पेज का है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं उस पूरे नोटिफ़िकेशन की, और इस नोटिफ़िकेशन में क्या है, कैसे आप अपना जो भी हेल्थ फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस हेल्थ फैसिलिटी में देखिए, गवर्नमेंट जो है कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस दे रही है जो भी प्राइवेट सेक्टर को है। अभी कैसे देती है वो डिटेल में हम आपको इस वीडियो में ही पता चल जाएगा कि क्या आप सबको क्यों इसमें कोलैबोरेट करना चाहती है और क्यों जोड़ना चाहती है। तो इस जो ये बुकलेट है या नोटिफिकेशन है या जो गाइडलाइन है, जो भी कहिए आप इसे, इसका नाम है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर आयुष हॉस्पिटल्स 2024। तो ऑलरेडी एक बुकलेट इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा भी रिलीज किया जाता है, लेकिन वो जो है सिर्फ एलोपैथी हॉस्पिटल्स के लिए होता है। यानी कि जो पहली लाइन है इसकी, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, जो है ये तो सब कॉमन है, सबके लिए है, और ये स्पेशली आयुष के लिए है। और एलोपैथी का अलग से आता है, वो आपको नेट पे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इस वाले में जो है 2024 का नोटिफिकेशन है, इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या है, जो कि काफ़ी बड़ा बुकलेट है, इसलिए हम सिर्फ मेन पॉइंट्स पे आपको बताएंगे क्या क्या इसमें हाईलाइट्स है इसकी। आप डिटेल पढ़ना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है, उस पर जाकर देख लीजिएगा। ऑलरेडी हमने इस पूरे बुकलेट को अपलोड कर रखा है। देखिए, सबसे पहला है बैकग्राउंड, मतलब कि इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था 2017 में, और 2017 में ऐसा कहा गया था कि जो आयुष की फैसिलिटीज है वो हमको मेन स्ट्रीमिंग करनी है, मेन स्ट्रीम में लाना है और इंटीग्रेट करना है बाकी अन्य पैथियों से। आज के समय में अगर कहें तो मेनली एलोपैथी ही है, उससे इंटीग्रेट करना है। और इस क्रम में भारत सरकार ने बहुत से जो एम्स हैं वहाँ पे भी आयुष विंग खोला गया, जो रेलवे का हॉस्पिटल है वहाँ भी आयुष विंग खोला गया था, जो आर्म्ड फोर्सेज के थे वहाँ भी खोला गया था, और ऐसे ही बहुत से पीएससी हैं, सीएससी हैं, जहाँ पे भी आयुष की फैसिलिटीज दी गई थी। तो इसमें था कि जो मेन पर्पज था एनएचपी 2017 का, इंटीग्रेटिव कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करना था आयुर्वेद का और जितने भी अन्य जो आयुष की चिकित्सा पद्धतियां हैं सबके लिए। इस बुकलेट में पूरा डिटेल एक समरी है कि एक्सटेंसिव नेटवर्क कंप्राइजेस 3844 आयुष हॉस्पिटल, यानी कि पूरे देश में लगभग 3800 जो है आयुष हॉस्पिटल हैं, 36,848 डिस्पेंसरी, यानी कि 36,000 से भी ज़्यादा डिस्पेंसरी हैं आयुष की। और टोटल जो आयुष का रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है 7,55,000 के लगभग है। तो एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, 7.5 लाख से भी ज़्यादा आपके पास आयुष प्रैक्टिशनर हैं, 4,000 के लगभग आयुष हॉस्पिटल हैं, 36 से 37,000 डिस्पेंसरीज हैं, और इसके अलावा जो 12,500 आयुष जो डिस्पेंसरीज थी या जो सब सेंटर्स थे आयुष के, उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया और उन्हीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बाद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से चेंज किया गया, यानी कि केवल नाम बदला गया, फैसिलिटीज लगभग सारी वही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इसमें जो है इस बुकलेट में, इसके पहले बहुत से नोटिफिकेशन आए थे जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज की बात की गई थी कि किसी भी आयुष के हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। तो उसका कैटेगराइजेशन मेनली 4 भाग में किया गया था। पहला था कि 10 बेड का हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल, 50 बेड का हॉस्पिटल या मोर देन 50 बेड का हॉस्पिटल, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फैसिलिटीज भी देनी थी उसमें। यानी कि सबके लिए जैसे कि 10 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रहेगा, उसमें जो वर्कर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है वो अलग रहेगा, और जो भी फैसिलिटीज हैं वो अलग अलग रहेगा, उसका एरिया कितना होगा सब अलग अलग है। तो मेनली 4 कैटेगराइजेशन किया गया था, 10 बेड, 30 बेड, 50 बेड एंड मोर देन 50 बेड, इसके आधार पे टोटल किया गया था। और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो है, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे इंडिया में आयुष हॉस्पिटल 3844 ऑलरेडी फंक्शनल हैं। और इस बुकलेट का मेन पर्पज क्या, ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, सब मेनली 7 ऑब्जेक्टिव इसमें बताए गए हैं। जो पहला है एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी बेंचमार्क, जो दूसरा है डिफाइनिंग एसेंशियल एंड डिजायरेबल आयुष सर्विसेज, तीसरा है डेवलपिंग डिफरेंट स्पेशलिटी सर्विसेज ऑफ आयुष एज पर देयर इनहेरेंट स्ट्रेंथ, जो चौथा है इंश्योरिंग ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ आयुष केयर, पांचवा है इनेबलिंग इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन मैकेनिज्म, जो छठा है फैसिलिटेटिंग गवर्नेंस एंड लीडरशिप इन आयुष, स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम फॉर आयुष फैसिलिटी। तो ये मेनली 7 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे इस बुकलेट के, या जो योजना लाई गई है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स की, जो ये पूरी गाइडलाइंस हैं, इसमें मेनली 7 ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है आयुष के फेवर में है, और इससे निश्चित रूप से आप सबको जो है फायदा मिलने वाला है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पॉपुलेशन नॉर्म होता है, इसका मतलब ये है कि कितने पॉपुलेशन पे कितने चिकित्सक होने चाहिए। तो WHO का डाटा आप सबको पता ही है, और निश्चित रूप से आप सबने अपने बीएमएस के दौरान ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इस बुकलेट में जहाँ पे आयुष की ही केवल बात की जा रही है, इसमें है कि 3844 जो आयुष हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी चलाई जा रही हैं। और अभी जो वर्तमान में हम माना जाए जो पॉपुलेशन नॉर्म है, तो इसमें 2 क्राइटेरिया किया गया है कि एसेंशियल और डिजायरेबल। तो जो पॉपुलेशन नॉर्म है 1 बेड पर 5000 पॉपुलेशन एज एसेंशियल, यानी कि 5000 की आबादी पे एक आयुष का बेड होना चाहिए, एसेंशियल है इतना होना ही चाहिए। और जो डिजायरेबल है वो होता है कि 2000 के पॉपुलेशन पे एक बेड होना चाहिए। तो ये नॉर्म्स डिसाइड किया गया आयुष के लिए, 5000 पे एक वो एसेंशियल है, और 2000 पे एक बेड वो डिजायरेबल है। तो जो एसेंशियल है उसके लिए तो गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि 5000 पे एक बेड हम एलोकेट कर लें, यानी कि अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को इतना बढ़ा लें कि 5000 के पॉपुलेशन पे हमारा एक बेड मिनिमम आए। लेकिन अगर डिजायरेबल की लेवल पे पहुंचना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि हमको इसमें जो प्राइवेट के जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल है, उनको ऐड करना होगा। और जब ऐड कर लेंगे तो जो हमारे डिजायर्ड जो पॉपुलेशन और बेड रेशियो वो कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने खुद इसमें पूरा डिटेल लिख रखा है। The essential number of beds in Ayush hospitals may be provided through the public health system of healthcare facilities such as medical colleges, district hospitals, 10 bedded, 30 bedded, 50 or more bedded Ayush hospital. To achieve the desirable number of beds, contribution of the private sector may be considered while counting to strengthen and increasing bed provision at public health facilities। जैसा कि साफ साफ इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर हमको डिजायरेबल का जो पॉपुलेशन बेड रेशियो पाना है तो हमें निश्चित रूप से इसको जो है जो भी प्राइवेट फैसिलिटीज है उनको ऐड करना होगा। यह नॉर्म्स था कि 50,000 के पॉपुलेशन पे जो रिक्वायर्ड एसेंशियल बेड है 10 होने चाहिए, और डिजायर्ड 25 होने चाहिए। 1.5 लाख पे 30 और 75, और 2.5 लाख पे 50 बेड एसेंशियल, और डिजायरेबल में 125 बेड होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है आयुष हॉस्पिटल के लिए। अब इसके बाद जो है बिल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पार्ट जो है जो 6.1 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए जो भी अपनी क्लिनिक, हॉस्पिटल या कोई भी हेल्थ फैसिलिटी चला रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है या सेक्शन है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हॉस्पिटल कैसे बेहतर तरीके से चले,
और देखिए कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फोकस्ड है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ये सारे पॉइंट डिटेल में आप सबसे डिस्कस कर रही है कि इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए अपने हॉस्पिटल पे, अपने सेंटर पे, तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे आयुष के क्षेत्र में। तो जो जो पॉइंट्स इन्होंने गवर्नमेंट के जो भी एडवाइजरी कमेटी उन्होंने सुझाया, आप ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। इसमें हमने हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहला है जनरल अपीयरेंस एंड अपटेक, यानी कि जो आपका हॉस्पिटल है वो उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, हाई बाउंड्री वाल, एडिकेट लाइटिंग्स हो, नो इंक्रोचमेंट, प्लास्टर्ड एंड पेंटेड इन यूनिफॉर्म कलर स्कीम, फ्री फ्रॉम सीपेज, क्रैक्स, ब्रोकन। तो जो भी आपका सेंटर हो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एडिकेट एंड क्लियर साइनेज होना चाहिए जिससे कि हर एक व्यक्ति को आपके हॉस्पिटल के बारे में पता चल सके। पार्किंग बेहतर होनी चाहिए, जो ग्रीनरी होनी चाहिए, हर्बल गार्डन होना चाहिए जिससे कि आपका हॉस्पिटल देखने में अच्छा लगे और लोगों को थोड़ा सा वहाँ बेहतर फीलिंग आए। फैसिलिटी शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप क्या होनी चाहिए। इजी एक्सेस फॉर नॉन एम्बुलेंट, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, सेमी एम्बुलेंट, फिजिकली एंड विजुअली डिसेबल्ड एंड एल्डरली पीपल्स। तो आपका जो है हॉस्पिटल या सेंटर जो भी है, इजी एक्सेस होना चाहिए ऐसे पर्सन्स के लिए जो नॉन एम्बुलेंट हो उनके लिए भी, और जो चल सकते हैं या फिजिकली जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके लिए भी, या जो विजुअली डिसेबल्ड है उन सब के लिए इजीली एसेसिबल होना चाहिए। सर्कुलेशन एरिया, कॉरिडोर, रैम्प, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके में। क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए जो भी फैसिलिटी हैं, यानी कि कोई आपदा है तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी होनी चाहिए। जो स्टाफ है वो ट्रेंड होने चाहिए, कोई भी अगर डाइजेस्टर ऐसा होता है तो। फायर सेफ्टी का कंप्लायंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। पोर्टेबल वाटर सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। राउंड द क्लॉक पाइप्ड वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। और आपका स्टोरेज टैंक इतना बड़ा होना चाहिए जब जिससे कि कम से कम 3 दिन तक आप जो वाटर जो है स्टोर कर सकें। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर ओपीडी एरिया, रजिस्ट्रेशन एरिया, वेटिंग एरिया, कंसल्टेशन रूम, लेबोरेटरी, ड्रग डिस्पेंसिंग काउंटर, माइनर ओटी, इन पेशेंट वार्ड, डे केयर रूम, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। इस पूरे बुकलेट में डिटेल है, आप इसको देख लीजिएगा डाउनलोड करके। तो देखिए इतना ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट दे रही है आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, और निश्चित रूप से जितने पॉइंट्स यहाँ पे सुझाए गए हैं वो आप सबके लिए उपयोगी होंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका सेंटर छोटा हो या बड़ा हो, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म पे अच्छा आपको आगे जाएगा। अब जो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो इसमें जो है अलग अलग अनेक्जर्स में दिया गया है कि 10 बेड के लिए, 30 बेड के लिए, 50 बेड के लिए कितना ह्यूमन रिसोर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वह हमको डिटेल में दिखा देते हैं उसको पूरा डिटेल। पहला है एनेक्जर 1 जहाँ पे बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 10 बेडेड आयुष हॉस्पिटल। तो पहले वाले में मेनली बिल्डिंग की और एरिया की बात की गई है। तो सबके लिए अलग अलग रूम होने चाहिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर का, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का, इनका एरिया इतना है। मेडिकल ऑफिसर के कितने होने चाहिए रूम। सैनिटरी रूम, सैनिटरी ब्लॉक, कैंटीन, किचन, स्टोर, मेडिकल रिकॉर्ड्स, माइनर ओटी कम्प्लेक्स, लेबर रूम, पंचकर्म के लिए या जो भी आप लीज थेरेपी है जो भी आप देंगे उसके लिए कितना एरिया होना चाहिए। सेंट्रल स्टोर, मेडिकल स्टोर, रेजिडेंट ड्यूटी रूम और टॉयलेट्स, नर्सेज ड्यूटी रूम, लेबोरेटरी, एक्सरे, योग, नेचुरोपैथी, वेटिंग हॉल, सेमिनार हॉल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो टोटल एरिया होना चाहिए 10 बेड के लिए, ये 876 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। यानी कि लगभग जो है अगर आप इसको देखेंगे 10 बेड के लिए तो लगभग ये 9,000 स्क्वायर फीट के आसपास ये लगभग आएगा, 9,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट आएगा। तो अगर आप 10 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो मिनिमम इतना आपको एरिया रखना होगा। लगभग 9 से 10,000 मान के चलिए स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास होना चाहिए 10 बेडेड हेल्थ फैसिलिटी के लिए। इक्विपमेंट्स की बात करा जाए तो इस वाले में इक्विपमेंट्स हैं 10 बेडेड के लिए, और देख लीजिए यहाँ पे सबकी संख्या दी गई है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर डिटेल में हम एक चीज़ बताएंगे आपको तो। काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अनेक्जर 4 में 10 बेड के लिए कितना स्टाफ होना चाहिए। तो एसएमओ 1 होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर 2 होने चाहिए, जीडीएमओ में भी असाइंड आरएमओ चार्ज 1 होना चाहिए, असिस्टेंट मैट्रन 1 होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ 2, मिडवाइफ 1, पंचकर्मा टेक्नीशियन 4,
होने चाहिए, 2 मेल 2 फीमेल, पंचकर्मा अटेंडेंट्स 2, 1 मेल 1 फीमेल, योगा इंस्ट्रक्टर 1 होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट 1 होना चाहिए, फार्मासिस्ट 2, अकाउंट ऑफिसर 1, एलटी 1, एलटी टेक्नीशियन। ये कुछ डिजायरेबल्स भी है, नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा इस वाले कॉलम में, लेकिन पहले वाला कॉलम जो एसेंशियल है आपको मिनिमम होना ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए चौकीदार 2, वार्ड बॉय 2, कुक 1, एमटीएस 2, स्वीपर 2, और इसके बाद जो है 30 बेड का अस्पताल का है। तो इस तरीके से इस बुकलेट में गाइडलाइन में 10, 30, 50 तीनों का अलग अलग दे रखा है, सबका एरिया कितना होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होना चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज कितना होना चाहिए। तो जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर आयुष 2024, ये निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर आप इस पे काम करते हैं, इसको ध्यान देते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हॉस्पिटल बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।